हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत स्फीति के प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति के किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं। वो चाहे आय को वितरण को लेकर के हो, वो चाहे उत्पादन को लेकर के हो, किस तरह से ये मुद्रास्फीति के प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभावों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से किसकी तरह के प्रभाव है, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि धन और आय पुनर्वितरण पर क्या और किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं मुद्रास्फीति के, कि जो आय है, जो धन है, जो मनी है, उनके पुनर्वितरण पर इन्फ्लेशन से किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जिसमें पहला है ऋणी तथा ऋणदाता। जब कीमतें बढ़ती है यानी कि इन्फ्लेशन होती है तो ऐसे में जो कर्जदार है, कर्जदार को लाभ होता है, और जो ऋणदाता है, जो ऋण देता है, लोन देता है किसी व्यक्ति को, उसको हानि होती है। तो इस तरह से मुद्रास्फीति में जो कर्ज लेता है उसको तो लाभ होता है और जो ऋण देता है उसको हानि होती है, क्योंकि जो मुद्रा का मूल्य है वो मुद्रास्फीति से गिर जाता है। जब इसने पहले माना 100 रुपये उसने कर्ज दिया है इस ऋणदाता ने, तो उस समय सामान की कीमतें कम थी, प्राइस कम था। जब ये जो कर्जदार है ये लोन वापस देगा, ये कर्ज वापस देगा तो 100 ही रुपये देगा, और इस दौरान जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये, उस समय के 100 रुपये जब दिए थे उससे कम हो गई है, यानी कि आंतरिक मूल्य में कमी आई है, यानी कि मुद्रा का मूल्य गिर गया है क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे में कर्जदारों को लाभ होता है और जो ऋणदाता है, जो लोन देता है, उसको हानि होती है। अगला है वेतनभोगी। जब स्फीति आती है तो वेतनभोगी जो है, जो वेतन लेने वाले जो वर्कर है, उनको हानि होती है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ती है, वेतन स्थिर होता है। और मजदूर वर्ग, कीमतों में वृद्धि होने पर मजदूरी में भी वृद्धि होती है, क्योंकि मजदूरी स्थिर नहीं होती है। जब स्फीति आती है, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई के साथ साथ किस तरह से मजदूरी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है मजदूरियाँ। तो ऐसे में स्फीति के दौरान जो मजदूर वर्ग है उनको लाभ होता है। और स्थिर आय वर्ग, जो स्थिर आय वर्ग है वो चाहे स्थानांतरण भुगतान हो, वो प्राप्त करने वाले हो, ब्याज हो, जिनको ब्याज मिलता हो वो हो, और किराया जो प्राप्त करते हैं वो हो, उन सब की पूर्व निर्धारित आय होती है। जो मकान मालिक है उनको जो किराया मिल रहा है वो भी पूर्व निर्धारित है, जो जिनको ब्याज मिल रहा है वो भी पूर्व निर्धारित है, जिनको ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रहा है वो भी पूर्व निर्धारित है। तो वो इन्फ्लेशन से वो बढ़ेगा नहीं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन से उन्हें हानि होती है। और इक्विटी धारक या निवेशक, जो इक्विटी धारक है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या उस पर निवेशक है, तो स्फीति के दौरान कंपनी के मूल्यों में वृद्धि होती है, तो ऐसे में उनके शेयर में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे में जो इक्विटी धारक है, शेयर धारक है, उनको लाभ होता है। और व्यवसाय वर्ग, व्यवसाय वर्ग को किस तरह से स्फीति के दौरान व्यवसाय वर्ग के उत्पादकों की कीमतें में वृद्धि होती है, तो ऐसे में जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उन्हें प्रॉफिट होता है, तो उन्हें स्फीति से लाभ होता है। कृषक, जब कीमतों में वृद्धि होती है तो ऐसे में जमींदार को तो हानि होती है, क्योंकि उसे पूर्व निर्धारित उसे लगान मिल रहा है, क्योंकि लगान स्थिर होता है, पूर्व निर्धारित होता है। और जो किसान स्वयं खेती करते हैं उन्हें स्फीति से उन्हें लाभ होता है, क्योंकि जो कीमतें हैं, कीमतें बढ़ने के साथ साथ जो उनके उत्पाद है उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। और जो भूमिहीन कृषक होते हैं, मजदूर होते हैं, भूमिहीन जो कृषक मजदूर होते हैं उन्हें हानि होती है इन्फ्लेशन से, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं में तो वृद्धि होती है लेकिन मजदूरी में उनकी कोई वृद्धि नहीं होती है। और सरकार के संदर्भ में देखा जाए तो
सरकार को किस तरह से ऋणी के रूप में सरकार व्यय पर लाभ उठाती है और उनके मुख्य ऋणदाता है। और इस कारण से जो सरकारी बॉन्ड पर जो ब्याज दरें है वो निश्चित होती है, पूर्व निश्चित होती है। और इससे किस तरह से कीमतों के संभावित वृद्धि से क्षतिपूर्ति के लिए वो जो इन्फ्लेशन के दौरान वो पे नहीं किया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में ऋणी के रूप में जो सरकार है, सरकार को प्रॉफिट होता है इन्फ्लेशन के दौरान, क्योंकि जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो किस तरह से पूर्व निर्धारित उनकी ब्याज दरें होती है। और जब इन्फ्लेशन होती है, कीमतों में भले ही वृद्धि हो लेकिन जो उन्हें ब्याज मिलेगा वो पूर्व निर्धारित मिलेगा। तो ऐसे में ऋणी के तौर पर सरकार को लाभ होता है और इस तरह से इन्फ्लेशन में सरकार को इस तरह से प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। वो ऋणी के रूप में वो किस तरह से वो लाभ प्राप्त करती है। और अब हम इसके बाद उत्पादन पर प्रभाव को समझेंगे कि उत्पादन पर किस तरह से इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। जब कीमतें बढ़ने लगती है तो उत्पादन प्रोत्साहित होने लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो कीमतें बढ़ती है तो जो उत्पादक है वो और अधिक उत्पादन करना चाहता है क्योंकि उसे और प्रॉफिट मिलना चाहता है। और जब कीमतें बढ़ेगी तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट मिलेगा तो उत्पादन बढ़ाएगा। भविष्य में अधिक लाभ उठाने की आशा में वो अधिक निवेश करेगा, जिससे कि रोजगार आय वो बढ़ने लगती है। यह तब तक संभव है जब तक पूर्ण रोजगार स्तर नहीं होता है। जब तक पूर्ण रोजगार स्तर नहीं है तब तक ये लाभ होता है इन उत्पादकों को। यदि पूर्ण रोजगार स्तर से आगे निवेश बढ़ेगा तो ऐसे में उत्पादन की अपेक्षा कीमतें बढ़ने लगेगी, क्योंकि साधन पूर्ण रोजगार युक्त है। उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब पूर्ण रोजगार स्तर के बाद निवेश बढ़ेगा तो ऐसे में कीमतें बढ़ने लगेगी, तो वो एक इन्फ्लेशन का रूप ले लेगा भयानक रूप से। तो यहाँ पे उत्पादन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले है साधनों का कुआवंटन। अधिक लाभ आशा के चलते संसाधन उसी ओर लगाए जाएंगे जहां पर अधिक लाभ की उसे आशा हो, जहां पे उसे अधिक प्रॉफिट की आशा हो, जिससे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन के लिए साधन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो उत्पादक है वो अधिक प्रॉफिट के चक्कर में उसी और अपने संसाधनों को लगाएंगे जहां पर उन्हें अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे में जो जरूरी वस्तुएं हैं उनके लिए संसाधन नहीं होंगे। और अगला है उत्पादन में कमी। साधनों की बढ़ती लागत, जो इन्फ्लेशन होगी तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में तो वृद्धि होगी ही होगी, तो साधनों में भी कीमती में वृद्धि होगी। जो साधन होंगे उत्पादन के, तो उनकी कीमतों में वृद्धि की वजह से उत्पादन में कमी आएगी। और गुणवत्ता में कमी। कीमतों में निरंतर वृद्धि, जो उत्पादक है, उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिए वो मिलावटी सामान बेचेगा, वो निम्न गुणवत्ता युक्त सामान को बेचेगा, इससे कि गुणवत्ता के साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। और अगला है जमाखोरी और कालाबाजारी। बढ़ती कीमतों से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जो उत्पादक है, उत्पादक अपने वस्तुओं का स्टॉक वो जमा करने लगेगा और अधिक कीमतें जब मार्केट में बढ़ेगी तब उन्हें मार्केट में वो बेचने लगेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन से अधिक प्रॉफिट के चक्कर में उत्पादक स्टॉक करने लगता है। जब कीमतें बढ़ेगी तो वो मार्केट में बेचता है, जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। और बचत में कमी। जब कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है तो बचत प्रवृत्ति घटने लगती है। जाहिर सी बात है, जब कीमतें बढ़ेगी तो अधिक मात्रा में आय को खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि बचत में कमी होगी, जिससे निवेश और पूंजी निर्माण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। जिससे निवेश कम होगा और पूंजी के निर्माण कम होगा। तो ऐसे में ये बचत कम करने के चलते होता है, और जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। और विदेशी पूंजी में रुकावटें। इन्फ्लेशन के चक्कर में क्या होता है, विदेशी पूंजी का अंतर प्रभाव वो कम होने लगता है, क्योंकि यह लागतें तो बढ़ा देता है और जिससे जो विदेशी निवेशक है उनके लाभ कम होंगे, कम लाभ की आशा होगी। क्योंकि जब
कीमतें बढ़ेगी तो ऐसे में जो विदेशी निवेशक है वो उस देश में वो निवेश नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे लागतें बढ़ जाएगी, जिससे कि जो प्रॉफिट है वो कम होने लगेगा। तो इससे विदेशी निवेश को कम लाभ योग्य बनाती है, यानी कि जो विदेशी निवेशक है वो उसे ये अंदेशा होता है कि यहाँ पे कम लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में उसे रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि कीमतें अधिक है, वहाँ पे लागत अधिक है, लागत अधिक है तो प्रॉफिट कितना ही मिलेगा। तो ऐसे में विदेशी पूंजी का अंतर प्रभाव वो कम होने लगता है। सट्टेबाजी को बढ़ावा। तेजी से बढ़ती कीमतें उत्पादकों में अनिश्चितता पैदा करती है और वो जल्दी में लाभ कमाने के लिए वो सट्टेबाजी क्रियाओं में वो लगते हैं। ये जाहिर सी बात है, जब कीमतें बढ़ेगी तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति वो जल्दी लाभ कमाने के उद्देश्य से वो सट्टेबाजी क्रियाओं में वो लग जाता है, जिससे कि सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस तरह से ये उत्पादन पर प्रभाव है। और अब हम अन्य प्रभाव को देख लेते हैं। इन्फ्लेशन के अन्य प्रभाव क्या है? सरकार। मुद्रास्फीति में सरकार आय तथा वस्तुओं पर अधिक करों की प्राप्ति करती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है तो गवर्नमेंट जो टैक्स है, टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा करेगी, जिससे जब कीमतें बढ़ती है तो सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब कीमतें बढ़ रही है, लोगों के हाथों में पैसा है तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया सरकार का, और इसके साथ साथ सरकार का जो बोझ है वो भी कम हो गया, यानी कि जो सरकार खर्च करती है इसके अलावा वो खर्च भी कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा बहुत है। तो ऐसे में सरकार को जो कलेक्शन है वो ज़्यादा होता है। भुगतान शेष। मुद्रास्फीति से देश के भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब विदेशों की अपेक्षा स्वदेशी की कीमतें अधिक होती है, अधिक तेजी से बढ़ने लगती है, तो ऐसे में विदेशी उत्पाद की तुलना में हमारे जो उत्पाद है वो अधिक महंगे होते हैं। जब अधिक महंगे होंगे तो उसको हम निर्यात नहीं कर पाएंगे, निर्यात कम होगा और आयात ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाहर की वस्तुएं वो सस्ती है उनको हम आयात करने लगेंगे। तो ऐसे में इन्फ्लेशन की वजह से आयात हमारा बढ़ने लगता है और निर्यात कम होने लगता है, जिससे कि भुगतान शेष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगला है विनिमय दर। विनिमय दर स्फीति के फलस्वरूप आयात बढ़ता है, निर्यात कम होता है, जिससे कि देश के जो मुद्रा है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे कि विनिमय दर हमारी कमज़ोर पड़ने लगती है। और सामाजिक। मुद्रास्फीति समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाइयाँ है वो बढ़ने लगती है। कीमतें जब बढ़ने लगती है तो किस तरह से जो गरीब है उनकी जो परचेजिंग पावर है वो घटने लगती है। तो बढ़ती कीमतें असंतोष उत्पन्न करती है, जमाखोरी, चोरबाजारी, मिलावटी, घटिया वस्तुओं का निर्माण, इन सब को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से समाज को इन चीज का नुकसान होता है। जब समाज में असंतोष का भाव पैदा होता है, चोरबाजारी, जमाखोरी और कालाबाजारी और मिलावटी वस्तुओं, इन सब को बढ़ावा मिलता है इन्फ्लेशन से, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से ये अन्य प्रभाव है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा कि इन्फ्लेशन के क्या और किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभाव को अपने एक एक करके समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।